नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा में आप सभी का स्वागत है। मॉड्यूल संख्या 9 हिंदी भाषा शिक्षण एवं कौशल, व्याख्यान संख्या 45, जिसका शीर्षक है मौखिक भाव प्रकाशन बोलना। अभी तक हम लोगों ने भाषा शिक्षण के कौशलों पर चर्चा करी है। 4 प्रकार के कौशलों पर बात हुई है, प्रधान कौशल और गौण कौशल। प्रधान कौशल में श्रवण कौशल, जिसको कि हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। दूसरा प्रधान कौशल है मौखिक भाव प्रकाशन, या जिसको बोलना कौशल कहते हैं। तो उसके अंतर्गत जिस विषय वस्तु का हम लोग अध्ययन करेंगे वह इस प्रकार है: मौखिक भाव प्रकाशन के संप्रत्यय, मौखिक भाव प्रकाशन के तत्व, मौखिक भाव प्रकाशन के आधार, मौखिक भाव प्रकाशन का महत्व, मौखिक भाव प्रकाशन के उद्देश्य, मौखिक भाव प्रकाशन के प्रकार, मौखिक भाव प्रकाशन को विकसित करने के तरीके, और मौखिक भाव प्रकाशन से संबंधित समस्याएं क्या हैं और उनका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, और निष्कर्ष। सर्वप्रथम बात करते हैं कि जो प्रधान भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं, उसमें आपका जो दूसरा प्रमुख कौशल है वो है मौखिक भाव प्रकाशन या बोलना। इसका तात्पर्य है मौखिक अभिव्यक्ति। अंग्रेजी में इसे स्पीकिंग या स्पीच कहते हैं, अर्थात कंठ, मुख विवर और नासिका से अर्थपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने को बोलना कहते हैं, जैसे ऊ करना, सत सत करना इत्यादि। तात्पर्य यह है कि जो बोलना है वो हमारा एक मौखिक अभिव्यक्ति है, और कुछ भी जो बोला जाता है जिसमें कि कंठ का प्रयोग होता है, मुख विवर का प्रयोग होता है और नासिका, इन 3 के माध्यम से जो ध्वनि वायु के द्वारा बाहर निकलती है उसको बोलना कहते हैं। वो आपका बोलना सार्थक भी हो सकता है, अर्थपूर्ण भी हो सकता है और अर्थहीन भी हो सकता है। परंतु भाषा के संबंध में बोलने का अर्थ है अपने भाव एवं विचारों को मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना। अगर भाषा के संदर्भ में इसकी बात करें, एक औपचारिक तरीके से जो विद्यालय में भाषा की शिक्षा दी जाती है या विद्यार्थी ग्रहण करते हैं, उस संदर्भ में इसकी हम बात करें तो अपने भाव एवं विचारों को मौखिक रूप से जब हम अभिव्यक्त कर पाते हैं, उसके लिए जो भाषा का प्रयोग करते हैं, बोल करके बताते हैं, वो आपका बोलना कहलाता है। जब एक विद्यार्थी स्वस्वर एवं धारा प्रवाह रूप में बोलते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो ये माना जाता है कि उसमें बोलने की योग्यता है। बोलने के कौशल का तात्पर्य पढ़ी हुई सामग्री या स्वयं के भाव एवं विचारों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना, जिससे श्रोता या जो सुनने वाला है उस भाव एवं विचारों को उसी रूप में समझे जिस रूप में वो भाव या विचार प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य यह है कि बोलना जो है उसमें बोलने की योग्यता किसी में हो सकती है कि वो अपनी बात को कह रहा है, वो अपनी बात को व्यक्तिगत रूप से तो पूरी सक्षमता के साथ, पूरी प्रवीणता के साथ दूसरों को बता रहा है, परंतु ये संभव जरूरी नहीं है कि जो सुनने वाला व्यक्ति है वो उसकी बात को उसी प्रकार से समझे जिस प्रकार से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बोलने का कौशल का तात्पर्य है कि जो सामग्री पढ़ी गई है या जो हम बोल रहे हैं उसको इस प्रकार से बोल लें कि जो भाव को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, जो विचारों की अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं, उसी प्रकार से विचारों की अभिव्यक्ति हो, उसी संदर्भ के अनुसार शब्दों का, विचारों का प्रयोग किया जाए जिस रूप में वो कहा जाना चाहिए। जब विद्यार्थी धारा प्रवाह सुस्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो बोलना कौशल की अभिव्यक्ति होती है। ये भाषा अधिगम का प्रमुख आधार है। मौखिक भाव प्रकाशन में ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गीत और विराम का समुचित प्रयोग किया जाता है।
भाषा शिक्षण में मौखिक भाव प्रकाशन को प्रधानता देते हुए संस्कृत में निम्न लोकोक्ति प्रचलित है। यद्यपि बहुनाधीशे व्याकरणं पठ तथापि हे पुत्र, स्वजन स्वज नोया भूत सकलम शकलम सकृत्य छे कृत्य। अर्थात हे पुत्र, यद्यपि तुमने अध्ययन कर लिया, तुम सब जानते हो, लेकिन जब व्याकरण उच्चारण का भी अध्ययन करो, जिसमें स्वजन के स्थान पर स्वजन, सकल संपूर्ण के स्थान पर शक्ल अंश या छोटा ना हो जाए। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि बोलने का या मौखिक अभिव्यक्ति प्रकाशन का बहुत महत्व है। ये अक्षर के गलत उच्चारण से भी अर्थ का अनर्थ कर सकता है और अर्थ से संपूर्ण अर्थ की ओर भी ले जा सकता है। अतः ये कौशल की एक विशेष महत्ता है। तात्पर्य यह है कि जो बोलना कौशल है वो उसमें हमें शब्दों बोलते समय शब्दों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि किस संदर्भ में शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे इस लोकोक्ति में कहा गया है कि स्वजन या शकलम सकलम, अर्थात एक का संपूर्ण अर्थ है तो दूसरे का अंश या छोटा अर्थ है। एक वर्ण के परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो जाएगा और भाव परिवर्तित हो जाएगा। भाषा कौशल में जो बोलना कौशल है उसके विकास के लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं जो प्रमुख हैं? स्पष्टता, प्रवाह, उच्चारण, शब्दावली, व्याकरण, आत्मविश्वास, श्रोता के प्रति जागरूकता। भाव प्रकाशन या बोलना कौशल के लिए जो प्रमुख तत्व स्पष्टता, कि बोलते समय किसी भी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। बोलते समय जो वाक्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अपने भावों को प्रदर्शित किया जा रहा है, उसमें एक प्रवाह होना चाहिए। अगर बीच में किसी भी प्रकार की बाधा होती है या रुकावट होती है तो वो भाव प्रकाशन उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। उच्चारण, भाव प्रकाशन करते समय जो प्रमुख तत्व है वो शब्दों के शुद्ध उच्चारण से भी संबंधित है कि शब्दों का, वर्णों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। शब्दावली, मौखिक भाव प्रकाशन में अपनी बात को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द भंडार व्यापक होना चाहिए कि विभिन्न, एक ही शब्द से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के जो अन्य शब्द हैं, जो पर्यायवाची शब्द हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपनी बात को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न संदर्भ में या विभिन्न प्रसंग अनुसार उसको प्रस्तुत किया जा सके। व्याकरण, शुद्ध व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, ये प्रमुख तत्व है। तभी कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी अपने भावों को उचित प्रकार से अभिव्यक्त कर पाएगा। तो व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब की जानकारी उचित प्रकार से होगी, नियमों की जानकारी होगी, तभी वो इन नियमों के माध्यम से किन शब्दों का, किन वर्णों का कैसे प्रयोग किया जाए, उसके माध्यम से किसी भी बात को बोल करके अभिव्यक्त किया जा सकता है। आत्मविश्वास, अगर जो सामग्री के संदर्भ में प्रकाशन हो रहा है, बोल करके उसको अभिव्यक्त किया जा रहा है, भाव के साथ अभिव्यक्त किया जा रहा है, अगर वो सामग्री पूरी तरीके से ज्ञानवर्धक है, जानकारी युक्त है और उसकी जानकारी स्वयं जो वक्ता है उसको है, तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को व्यक्त कर रहा है, तो सुनने वाला उस बात को पूर्ण रूप से समझ जाएगा। श्रोता के प्रति जागरूकता, जिस संदर्भ में जिन लोगों के लिए बातों को प्रस्तुत किया जा रहा है, हमारे श्रोतागण कौन हैं, किस समाज के हैं, उनका स्तर किस प्रकार का है, ये जानकारी होगी, तभी जो वक्ता है वो अच्छे प्रकार से अपनी बातों को रख पाएगा, क्योंकि उनके अनुसार ही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और जो भी वाक्य विन्यास हो रहा है, जो उदाहरण या जो मुहावरों का प्रयोग हो रहा है, वो श्रोता उन्हीं के अनुसार उन सब का प्रयोग कर सकेगा। तो इस वक्ता कर सकेगा जिससे कि श्रोता भी उन बातों को पूर्ण रूप से समझ सके। तो इस प्रकार से स्पष्टता प्रमुख तत्व है, प्रवाह, उच्चारण भी प्रमुख तत्व है
और शब्दावली, व्याकरण, आत्मविश्वास, श्रोताओं के प्रति जागरूकता, ये ऐसे तत्व हैं जिनकी जानकारी होने से हम कोई भी विद्यार्थी एक अच्छा वक्ता हो सकता है। मौखिक भाव प्रकाशन के आधार। वक्ता का उच्चारण तंत्र। बोलते समय अगर जो हमारे उच्चारण तंत्र है उनमें किसी भी प्रकार की कमी या विकार है तो शायद जो बोलने की प्रक्रिया है वो उचित प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो उच्चारण तंत्र में कंठ, मुख विवर, नासिका, इन तीनों का बहुत भूमिका होती है। इन तीनों के सहयोग से कोई भी ध्वनि वायु के माध्यम से मुख विवर के द्वारा बाहर निकलती है और श्रोता उस ध्वनि को सुनता है। तो उच्चारण तंत्र एक प्रमुख आधार का कार्य करता है। वक्ता को भाषा की ध्वनियों, ध्वनि समूहों, शब्दों, वाक्य रचना का ज्ञान होना चाहिए। जो वक्ता है, जिसको अपनी बात को कहना है, उसको जो भाषा की ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों के समूह हैं, शब्द हैं और शब्द से जो वाक्य रचना हो रही है, इसका पूर्ण ज्ञान हो। वक्ता में बोलने की तत्परता, रुचि एवं अवधान। वक्ता जो बोलना चाह रहा है उसके प्रति वो तत्पर होना चाहिए, उसकी सभी सामग्रियों से परिचित होना चाहिए और बोलने में उसकी रुचि होनी चाहिए और उन सारे तत्वों पर उसका ध्यान जाना चाहिए जो प्रमुख तत्व हैं, जिन तत्वों को सुनने के लिए श्रोतागण पूर्ण रूप से तैयार हैं। बच्चों को या कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम वक्ता के रूप में तैयार करना चाह रहे हैं, तो उनमें आत्मविश्वास के साथ, धैर्य से, उचित स्वर एवं उचित गति में बोलने का अभ्यास। आत्मविश्वास एक तत्व भी था और आधार भी है कि आत्मविश्वास के साथ धैर्य से जो भी स्वर या व्यंजनों का प्रयोग किया जा रहा है, बोलते समय आरोह अवरोह, उचित यति, गति, लय की जो बात आती है, इन सब ये एक प्रमुख आधार हैं। इन सब का जब वक्ता को जानकारी होगी, इनका कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, तो वो एक अच्छा वक्ता होगा और अपनी बातों को पूर्ण रूप से किसी के सामने रख पाएगा। तो इसका भी अभ्यास होते रहना चाहिए। वक्ता में बोलते समय उचित विराम लेने की आदत। ऐसा ना हो कि जो वक्ता है वो एक बार अपनी बात को शुरू करे और बिना रुके, बिना उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किए अपनी बात को लगातार कहता जा रहा है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वाक्य आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। प्रत्येक वाक्य का कौन सा अर्थ है ये भली प्रकार से समझ में नहीं आता है। तो उचित स्थानों पर जो भी बात कही जा रही है, जो गद्यांश या पद्यांश के संबंध में बात कही जा रही है, उचित स्थानों पर वहां पर रुका जाए और जो उचित विराम चिन्ह हैं उनका प्रयोग करते हुए अपनी बात को कहा जाए। तो इसकी भी वक्ता में आदत होनी चाहिए। वक्ता में बोलते समय उचित भाव प्रदर्शन की आदत। ये बहुत ही प्रमुख आधार है कि जो बात कही जाती है वो बात कितनी महत्वपूर्ण है, उस बात पर या उस शब्द पर कितना बल दिया जा रहा है, उसके अनुसार हमारी भाव भंगिमा हो जाती है। तो उस प्रकार के अगर हाव भाव सामने प्रस्तुत हो रहे हैं वक्ता के द्वारा, तो श्रोता उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं। बोलना कौशल का महत्व। दैनिक जीवन में सभी कार्य बोलना कौशल के आधार पर ही संभव हैं। जो छात्र जितना अधिक वाचक होता है, वाक्पटु होता है, उतना ही जीवन में सफल माना जाता है। दूसरा, बोलना कौशल के माध्यम से विद्यार्थी द्वारा कठिन विचारों को भी सरलतम तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है तथा दूसरे के मनोभावों को भी सरलतम रूप में समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी कठिन विचारों को, क्योंकि विद्यार्थी के पास या वक्ता के पास व्यापक शब्द भंडार है, एक शब्द जो उचित नहीं है उसके स्थान पर वो दूसरे शब्द का प्रयोग करता है या अपने विचारों को सरलतम तरीके से या संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन कहीं से भी
जो बात कही जा रही है या जो भाव प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। तो अपने विचारों को कठिन से सरलतम तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, मनोभावों को उचित प्रकार से समझाने के लिए बोलना कौशल महत्वपूर्ण हो जाता है। बोलना कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकसित होता है, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है कि वो विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न संदर्भ में, विभिन्न प्रसंग में अपनी बात को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के समक्ष पूर्ण रूप से वो रख सकते हैं। तो जब आत्मविश्वास से वो परिपूर्ण होते हैं तो उनका व्यक्तित्व निखर आता है। उनको कहीं पर भी संशय की स्थिति नहीं रहती है कि किस बात को किस तरीके से या किस शब्दों का प्रयोग करते हुए हम प्रस्तुत करेंगे। तो एक विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकसित हो जाता है और वे प्रत्येक तथ्य का प्रस्तुतिकरण सारगर्भित एवं प्रभावी रूप से करने में सक्षम हो जाते हैं। जो भी तथ्य हैं, विचार हैं या किसी भी मुद्दे पर अपनी बात को रखना है तो सारगर्भित उदाहरण के साथ, एक तथ्य के साथ, एक तार्किक तरीके से वो अपनी बात को रख पाते हैं। इसके लिए भी इन सब में सक्षम बनाने के लिए, इन सब में प्रवीण बनाने के लिए भी हमें बोलना कौशल का महत्व विद्यार्थियों के संदर्भ में उचित प्रतीत होता है। बोलना कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, क्योंकि बोलने में अनेक प्रकार के नवीन शब्दों को बोलने का प्रयास किया जाता है। बोलना, क्योंकि विभिन्न जब परिस्थितियों के अनुसार विद्यार्थियों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, या विद्यालय में, कक्षा स्तर पर बहुत ही छोटा स्तर हो सकता है, या विद्यालय स्तर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होता है। उन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है और बोलने में वो नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस कारण से भी जो बोलना कौशल है या भाव प्रकाशन कौशल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से। बोलना कौशल के उद्देश्य: विद्यार्थियों में स्पष्ट और प्रभावी बोलने की क्षमता को विकसित करना। इस कौशल का प्रमुख उद्देश्य है कि स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह सकने में उनको सक्षम बनाना और प्रभावी तरीके से अपनी बात को भी वो रख सके। आत्म प्रकाशन और प्रस्तुतिकरण के गुणों को प्रोत्साहित करना। विभिन्न परिस्थितियों में वो अपने अंदर छिपे विचारों को प्रस्तुत कर सकें, उनका जो स्व है वो प्रकाशित हो और जिस भी तरीके से वो चीज़ों को, अपनी विशेषताओं को, अपने सुने हुए बातों की विशेषताओं को वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, गुणों को बताना चाह रहे हैं, तो उसको हम प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रोत्साहित करने के लिए भी ये उद्देश्य हो जाता है। श्रोताओं के अनुसार बोलने की क्षमता का विकास करना। श्रोता गण क्या चाहते हैं, किस प्रकार से सुनना चाहते हैं, किस लय गति के साथ सुनना चाहते हैं, इसके लिए भी प्रवीण बनाने के लिए, इस तरह की क्षमता को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में इस कौशल का उद्देश्य हो जाता है, या ये इसका भी एक उद्देश्य की क्षमता को विकसित करना। विद्यार्थियों को इस कौशल में दक्ष बनाकर सामाजिक और शैक्षिक संवाद में भागीदारी देने के लिए तैयार करना। इस कौशल का प्रमुख उद्देश्य है कि जो भी हमारा बोलने का कौशल है उसमें दक्ष बना करके, उसमें सक्षम बना करके समाज में रहते हुए जो हमारे संपर्क स्थापित होंगे, वो संपर्क हमारे संवाद के माध्यम से स्थापित होंगे, या जो भी हम विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों के अनुसार संप्रेषण करते हैं तो उसके अनुसार हमारे संपर्क स्थापित होंगे। तो उसको स्थापित करने के लिए, या शैक्षिक संवाद, विद्यालय संदर्भ में, शैक्षिक संदर्भ में इसकी हम बात करें तो शैक्षिक संवाद एक शिक्षित वर्ग के साथ स्थापित करने के लिए हमें बच्चों को तैयार करना है, और उस शैक्षिक समुदाय के साथ शैक्षिक संस्कृति के हस्तांतरण में भागीदार लेने के लिए, उस हस्तांतरण को आगे की पीढ़ी को, जो संस्कृति है हस्तांतरण के द्वारा उसको अगली पीढ़ी को पहुंचाने के लिए भी हमें अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है। मौखिक भाव प्रकाशन के प्रकार: कविता, कहानी, भाषण, संवाद, वाद विवाद, नाटक,
भूमिका, बातचीत। मौखिक भाव प्रकाशन के कुछ प्रकार हैं कि जिसके माध्यम से हम बोलने का कार्य करते हैं या इसके संदर्भ में बोलने का कार्य करते हैं। कविता के माध्यम से कविता पढ़ी और उसको सुनाने का कार्य किया। कहानी पढ़ करके, भाषण, किसी भी संदर्भ में भाषण देना, संवाद, लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, वाद विवाद, किसी भी मुद्दे पर अपना तर्क रखना और दूसरों के तर्क से सहमति या असहमति प्रदर्शित करना। नाटक, विद्यालय स्तर पर, कक्षा स्तर पर छोटे छोटे कम समय के लिए नाटकों के माध्यम से भूमिका निर्वाह करना और उन नाटक में कौन से पात्र किस प्रकार से बोल रहे हैं उसके द्वारा भी संवाद करना। बोलने का तरीका कैसा है, या अगर हम इतिहास में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिनका जो भी हमारे एक भाषा के संदर्भ में उनको हम लोग उदाहरण के लिए लेते हैं और उसी के माध्यम से कहानी, कविताओं की रचना की जाती है और नाटकों में विद्यार्थी ही उनके पात्र के रूप में सामने प्रस्तुत होते हैं। तो वहां पर भी वो संवाद या आपस में बातचीत कैसे करते हैं। भूमिका निभाना, किसी व्यक्ति की भूमिका को निभाना, किसी व्यक्ति के पूरे किरदार को निभाना, उसकी विशेषताओं को प्रकट करना और समान रूप से कक्षा में बातचीत करना। किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, ऐसी बातचीत जो कि चेतन अवस्था में की जा रही है और सार्थक है, अर्थपूर्ण बातचीत। तो ये कुछ प्रकार हैं हमारे मौखिक भाव प्रकाशन के कि इसके माध्यम से हम लोग अपने भावों को प्रकाशित करते हैं, दूसरों के सामने लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बोलने का कार्य करते हैं। कक्षा में बोलना कौशल विकास के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्रोत एवं गतिविधियां। विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, स्पष्ट उच्चारण कराना, विचारों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करने का प्रशिक्षण देना सम्मिलित है। और ये कहा जा सकता है कि जो मौखिक भाव प्रकाशन के प्रकार हैं ही उसके विकास के स्रोत की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो भी हमारे द्वारा गतिविधियां हो रही हैं, जो बोला जा रहा है, जिस संबंध में बोला जा रहा है, वो एक माध्यम का कार्य करता है और उसी के शब्दों को लेकर के बोलने का कार्य किया जा रहा है। तो कहानी, कविता, नाटक, भूमिका निर्वाह, वो सारी जो प्रकार थे वही हमारे स्रोत के रूप में काम आते हैं। इन्हीं चीजों का प्रयोग कर शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में मौखिक भाव प्रकाशन को या बोलने के कौशल को विकसित कर सकता है। बातचीत जितना ज्यादा, उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि जिस परिवार में लोगों के बीच में आपस में ज्यादा अधिक बातचीत होती है तो वहां पर बच्चों में आत्मविश्वास भी विकसित होता है और उनका शब्द भंडार भी व्यापक हो जाता है। तो एक बातचीत है कि किसी सार्थक मुद्दे पर विद्यार्थियों से बातचीत करवाई जाए, उनको कोई मुद्दा दे दिया जाए, कोई शीर्षक दिया जाए कि इस पर आप लोग आपस में बातचीत करो। दूसरा, कहानी सुनाना, उनको किसी शीर्षक पर या किसी महापुरुष की या पर्यावरण से संबंधित या उनकी रुचि के अनुसार उनको कहा जाए कि इस संबंध में आपको कहानी सुनाने का कार्य करना है। कविता पाठ करना, इतिहास से संबंधित कविता, प्रकृति से संबंधित कविता या विभिन्न रसों से संबंधित कविताओं को प्रस्तुत करने के लिए भी उनसे कहा जा सकता है। पहले ये सारे कार्य शिक्षक भी अपनी कक्षा में कर सकता है और तत्पश्चात विद्यार्थियों को करने के लिए प्रेरित करता है। भाषण देना, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाषण देने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, अपनी बात रखना कि उस परिस्थिति या जिस संदर्भ में कार्यक्रम हो रहा है, जैसे आप 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये क्यों मनाए जाने चाहिए या हिंदी दिवस क्यों, तो इस पर अपने विचार को रखना, तार्किक तरीके से विचार को रखना, जिसके माध्यम से बच्चे में जो उसके अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं उस दिवस के संदर्भ में जो उसके अंदर भाव हैं वो अपने उन भावों को वो उचित प्रकार से प्रदर्शित कर पाएगा। भूमिका निभाना, किसी भी व्यक्ति,
कि यह आदर्श पुरुष की भूमिका को निभाना, उसके बोलने का तरीका कैसा था, उसके व्यवहार का तरीका कैसा था, वो उस विशिष्ट परिस्थिति में किस प्रकार से बोलता था, इसको भी बच्चे को सिखाना, ये भी एक साधन के रूप में शिक्षक द्वारा जो है वो कक्षा में अपनाया जा सकता है। वाद विवाद करना, समूह चर्चा करना, कक्षा में छोटे छोटे समूहों को बना करके उनको आपस में कोई शीर्षक दे करके या उन्हीं समूह से कहा जाए कि आप ही कोई ज्वलंत शीर्षक लीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। और क्या निष्कर्ष निकलता है, किन 4 विद्यार्थियों का समूह है तो कितने विद्यार्थी उस पर सहमत थे, कितने विद्यार्थी असहमत थे और किन बिंदुओं पर सहमति या असहमति प्रदर्शित हुई है, उन बिंदुओं को लिखा जाए और फिर शिक्षक के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। प्रश्न पूछना और उत्तर देना। शिक्षक ये गतिविधि लगभग प्रत्येक कक्षा में होती है कि शिक्षक जो है वो संबंधित विषय वस्तु के अध्यापन के पश्चात प्रश्न पूछता है और विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक प्रमुख गतिविधि है, एक स्रोत है जिससे कि विद्यार्थियों में बोलने का कौशल विकसित होता है। साथ ही साथ कुछ और भी गतिविधियां हम लोग करवा सकते हैं जो कि हमारे कक्षा के स्तर के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं और बच्चों से भी उनकी कहानियों को लिखवा सकते हैं। अगर बच्चे में ये क्षमताएं दिखाई देती हैं कि उनके अंदर लेखन कार्य की प्रवीणता है तो लिखे हुए कार्य को वो बताएं, समझें। ये दूसरों के आपस में बच्चों की जो लिखे हुए कार्य हैं वो आपस में साझा करके उसको पढ़ें और फिर बताने का कार्य करें। या कोई चित्र है उसको भी कक्षा में प्रस्तुत करके उस चित्र में क्या चीजें बताई जा रही हैं, वो चित्र से क्या संदेश मिल रहा है, ये भी हम अपने मौखिक भाव प्रकाशन को विकसित करने के लिए कक्षा में या विद्यालय स्तर पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी जो स्रोत हैं उनको हम लोग अपने विद्यार्थियों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि हमारे विद्यार्थी किस कक्षा के हैं, किस स्तर के हैं, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर के हैं, उसके अनुसार हमें बातचीत, कहानी, कविता, भाषण, इन सब के कठिनता स्तर को ध्यान देना है। बोलना कौशल संबंधी कुछ समस्याएं हैं। आत्मविश्वास की कमी। बोलना कौशल की प्रमुख बाधा विद्यार्थी में आत्मविश्वास के अभाव को माना जाता है। इसके कारण छात्र अपने कथन में ओजस्विता नहीं ला पाते हैं। जब विद्यार्थी में जो बात वो कहना चाह रहे हैं उसके संबंध में उनको पूर्ण जानकारी नहीं होगी, उन तथ्यों की जानकारी नहीं होगी, उस संदर्भ की जानकारी नहीं होगी, तो उनमें आत्मविश्वास की कमी आएगी। तो आत्मविश्वास की कमी एक समस्या है जिसके कारण से विद्यार्थी जो है वो किसी भी बिंदु पर या अपने जो कथन है उसको वो उस प्रकार से पूर्ण उत्साह के साथ नहीं बोल पाते हैं। अशुद्ध उच्चारण। विद्यार्थियों द्वारा अपने भाषण में शब्दों का अशुद्ध उच्चारण किया जाता है जिससे कि भाषण में अर्थ का अनर्थ उत्पन्न हो जाता है तथा भाषण की सार्थकता एवं प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। पहले ही इस बात को बताया जा चुका है कि शब्द का शुद्ध उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। सकल, शकल दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन एक वर्ण के गलत प्रयोग से या गलत उच्चारण से उस पूरे शब्द का अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो बच्चे को उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए और अगर अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो भी उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी और वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। और जो बात कही जा रही है, जिस कथन को कहा जा रहा है, जिस संदर्भ में अपनी बातों को रखा जा रहा है, वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है जितना अगर सही शब्दों का प्रयोग होता तो वो होता। त्रुटिपूर्ण वाक्य प्रयोग। विद्यार्थी अपने भाषण में दोषपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिनमें कर्ता, क्रिया, कर्म एवं विशेषण को उचित स्थान नहीं मिलता है। इससे भाषण कौशल दोषपूर्ण हो जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य प्रयोग। वाक्यों की अगर सही संरचना नहीं होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि बात को कैसे रखना है, तो वाक्यों की संरचना त्रुटिपूर्ण हो जाती है और
कर्म, क्रिया, कर्ता का उचित स्थान निर्धारित नहीं होता है और वो जब वो बात बोलते हैं तो उनकी बातें जो है वो उतनी प्रभावशाली नहीं होती हैं और वो दोषपूर्ण तरीके से बोलते हैं। भाव एवं लय का अभाव। बोलने में प्रकरण एवं विद्या की आवश्यकता के अनुसार भाव एवं लय का अभाव भी भाषण को या बोलने को दोषपूर्ण बना देता है तथा हमारा बोलना या जिस संदर्भ में भाव प्रकाशन हो रहा है वो प्रभावहीन हो जाता है। विषय वस्तु की जानकारी के साथ साथ किस लय गति के साथ बोला जाए, हमारा टोन कैसा होना चाहिए, हमारा आरोह अवरोह कैसा होना चाहिए, ये अगर सही नहीं है तो भी जो भाषण हो रहा है वो प्रभावशीलता के स्थान पर प्रभावहीन हो जाता है। बोलना कौशल की समस्याओं के समाधान। जो अभी तक कुछ समस्याएं थी उनका समाधान भी है कि शिक्षक को बोलना कौशल के विकास हेतु विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करनी चाहिए तथा उसके संकोच को भी समाप्त करना चाहिए। जो तत्व बताए गए हैं, जो आधार बताए गए हैं, वो अगर विद्यार्थी में वो तत्वों की जानकारी है, वो आधारों की जानकारी है तो विद्यार्थी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा और बोलने में वो पूर्ण रूप से सक्षम होगा। तो आत्मविश्वास सबसे प्रमुख बात है कि विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी बनाना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों के भाषण को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए तथा उनकी त्रुटियों को दूर करने में आत्मीय व्यवहार का भी सहारा लेना चाहिए। जो सकारात्मक रूप से वो जो बात रख रहे हैं उनको सुनना चाहिए और जहां पर भी किसी कुछ अगर त्रुटियां हैं तो शिक्षक को उनको सुधारने का कार्य करना चाहिए और पूरी आत्मीयता के साथ साथ, जिससे कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की हीन भावना ना होने पाए या उस भावना से वो ग्रसित ना होने पाए। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति प्रकाशन संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए और समयानुसार उनको पृष्ठ पोषण भी देना चाहिए। विद्यालय में या विद्यालय से अलग दो विद्यालयों के मध्य, विभिन्न विद्यालयों के मध्य ऐसी कुछ कार्यक्रमों को या प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए जिससे कि बच्चा लगातार अपनी बात को रख सकने में सक्षम होगा और वो उसके अंदर की जो झिझक है, जो संकोच है वो समाप्त होगा। वो धीरे धीरे नवीन शब्दों से भी परिचित होगा और साथ ही साथ इस तरह के अवसर प्रदान करने के साथ ही साथ उसको समय अनुसार, समय समय के अनुसार जैसे जब वो अपनी बात रख रहा है तो उससे संबंधित उसको पृष्ठ पोषण भी देते रहना चाहिए। सतत प्रयास एवं अभ्यास से जो विद्यार्थियों में वो श्रोता की समझ विकसित हो जाती है जिससे बोलने को प्रभावोत्पादक बनाया जा सके। क्योंकि लगातार अगर विद्यार्थी अपनी बात को रख रहा है, उसको समझ में आता है या व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है तो उसको समझ में आता है कि हमारे श्रोतागण कौन हैं और वो क्या सुनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लगातार अभ्यास होना चाहिए, प्रयास होने चाहिए, उस तरह के अवसर ढूंढने चाहिए जहां पर विद्यार्थी अपनी बात को रख सके। शिक्षक की भूमिका हो जाती है कि वो विद्यार्थियों के लिए इस तरह के अवसर को प्रस्तुत करे और जिससे कि उनके अंदर इस कौशल को हम लोग भली प्रकार से विकसित कर सकें। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि मौखिक अभिव्यक्ति प्रकाशन कौशल या जिसको बोलना कौशल भी कह रहे हैं, भाषा अधिगम का आधार है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने विचारों एवं भावों को स्पष्ट, सुस्पष्ट और आत्मविश्वास पूर्वक प्रकट करते हैं। यह कौशल ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, स्वराघात, विचारों के समुचित प्रयोग पर आधारित होता है। संस्कृत में एक लोकोक्ति के माध्यम से जिसमें कि शकल और सकल, संपूर्ण और जाना के उच्चारण की त्रुटि से शब्द का जो अर्थ होता है उसका अनर्थ हो जाता है। बोलना कौशल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, विचार प्रस्तुति, संवाद में भागीदारी तथा शब्द भंडार में वृद्धि में भी सहायक होता है। और इन कौशलों को विकसित करने के लिए शिक्षक कुछ स्रोत सामग्री का भी प्रयोग करता है जो कि प्रकार के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। कहानी सुनाना, कविता पाठ, भाषण, वाद विवाद, भूमिका निर्वाह,
पढ़ना, पुस्तकों पढ़ना, ये सारी चीजें कक्षा में कराई जाती हैं। मुख्य समस्याओं में आत्मविश्वास की कमी, अशुद्ध उच्चारण, त्रुटिपूर्ण वाक्य प्रयोग और भाव लय का अभाव शामिल है। इनके समाधान हेतु आत्मीय वातावरण, निरंतर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी प्रतियोगिताओं में सहभागिता और सकारात्मक प्रेरणा आवश्यक है। शिक्षक को विद्यार्थियों में जो संकोच है, जो झिझक है, उसको हटाने का भी प्रयास करना चाहिए, जिसके माध्यम से वे सामाजिक और शैक्षिक संवादों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस प्रकार से जो मौखिक भाव प्रकाशन कौशल है, जो एक प्रमुख प्रधान कौशल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने विद्यार्थियों में इन कौशलों को विकसित करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाएं, समय अनुसार विभिन्न तरीकों को अपनाएं और इन कौशलों को विकसित करने का प्रयास करें। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभान्वित होगा। ये संदर्भ ग्रंथ हैं और धन्यवाद।